का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के अंदर अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण सीरीज हमने चला रखी थी, जिसमें हमने यानी बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर राजस्थान के भूगोल के 2 पेपरों का विश्लेषण हमने कर लिया था। आज हम मानव भूगोल के अंदर एग्जाम 2019 के अंदर जो आए हुए 10 प्रश्न हैं, उसके अलावा 2021 में इससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरा हम इसके तुलनात्मक स्टडी करेंगे, यानी 2020 के अंदर जो सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर जो पेपर आया हुआ है उस पेपर के अंदर यानी 10 प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं और कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं। इसके अलावा यानी इसमें कौन कौन से 2021 के लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको हम एक एक प्रश्न का विस्तार से क्या है इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम इन पेपरों के अंदर देखते हैं कि कौन से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। दूसरा, इसमें कौन कौन से प्रश्न है बेसिकली रिपीटेड इसके अंदर होते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, संभववाद क्या है। ये प्रश्न 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया और 2020 का जो एग्जाम है सप्लीमेंट्री उसमें भी पूछा गया। तो इसका मतलब ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो अब की बार ये रिपीट होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो अब की बार पूछेगा निश्चयवाद का क्या है या संभववाद क्या है, यानी निश्चयवाद 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न पर भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि संभववाद 7 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसका सामान्य अर्थ भी हम इसके अंदर जानेंगे। दूसरा, मानव भूगोल की शाखाओं के नाम बताइए। मानव भूगोल के अंदर कौन कौन सी शाखाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक भूगोल हो या ऐतिहासिक भूगोल हो या दिवस भूगोल या जनसंख्या भूगोल, कौन कौन सी शाखाएं उनके नाम बताने, 4-5 शाखाओं के नाम लिखने थे। इसी पाठ के अंदर दूसरा प्रश्न घुमा दिया, मानव भूगोल के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी मानव भूगोल के कौन कौन से सिद्धांत है, यानी उन पर भी यानी इस तरीके के प्रश्न है इसके अंदर पूछे गए। तो मानव भूगोल की शाखा का एक पर्टिकुलर शाखा का इसके बाद 2021 में पूछ सकते हैं। यही प्रश्न 2018 के एग्जाम में भी यानी प्रश्न रिपीट हुआ 2018 के बाद, यानी 2020 के अंदर आया है। तो अब हम देखें कौन सा प्रश्न बनता है। इसमें से पर्टिकुलर एक सिद्धांत के बारे में वर्णन पूछ लेंगे। तो ये अनुकूलता का सिद्धांत क्या है, या जो उसमें संबंधित 3 सिद्धांत हैं, उन 3 सिद्धांतों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा प्रश्न पूछ लिया, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, यानी निश्चयवाद प्रश्न में से ही उसने उठा लिया नव निश्चयवाद, जो ब्रीविक टेलर की यानी एक अवधारणा है मानव और पर्यावरण के मध्य यानी अंतर संबंध से जो अवधारणा उपजी है उसके बारे में भी हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा यहाँ इसके अंदर चौथे क्वेश्चन के अंदर दे दिया मानव की प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी मनुष्य जो आदिम तरीके से कौन कौन से क्रियाकलाप करता है, चाहे वो आखेटन का कार्य हो या मछली पकड़ने का कार्य हो, जो भी कार्य है लकड़ी काटना, उन पर भी हम डिस्कस इसके अगले टॉपिक के अंदर इसके अंदर करेंगे। यहाँ दे दिया शून्य जनसंख्या वर्दी पर टिप्पणी लिखिए। तो शून्य जनसंख्या वर्दी से क्या तात्पर्य उसका भी डिस्कस करेंगे। तो 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है जनसंख्या न्यूनता से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या न्यूनता क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। 2020 के 21 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वही यहाँ इसके अंदर दे दिया जैविक कृषि क्या है। देखिए जैविक कृषि भी पार्ट 10 में भी, सेकंड ईयर में भी इसके अंदर पूछ लिया जाता है, थर्ड ईयर के अंदर भी है, एमए के अंदर भी। तो जैविक कृषि, क्योंकि वर्तमान में देखें तो कृषि के हमारी जो मृदा है वो पोल्यूटेड हो रही है, तो जैविक कृषि की तरफ विशेष प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। अपने राजस्थान का डूंगरपुर जिला पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य भी है। तो जैविक खेती से क्या तात्पर्य उस प्रश्न पर भी हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। यहाँ इसने दे दिया मसाई जनजाति पर टिप्पणी लिखिए। मसाई जनजाति विश्व में कहाँ पर पाई जाती है, क्या कहाँ रहती है, क्या इनके आवास क्षेत्र है, उस पर डिस्कस यानी 2018 में आया, 2020 में फिर ये रिपीट हो गया। अब की बार पिग्मी, गोंड और बुशमैन
इन तीनों में से ही क्या इंपॉर्टेंट पर्सन बनने के चांसेस है। तो इन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। फिर यदि हम बात करते हैं, यहाँ पूछ लिया विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है, यानी सीधी सी बात है कच्चे माल का उपयोग करने वाले जो उद्योग है जिसकी गुणवत्ता के अंदर वृद्धि हो जाती है वो विनिर्माण उद्योग है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पूछ लिया स्लेज क्या है, यानी स्लेज बेसिकली क्या है, इसका भी हम दो एसक्यू जनजाति जो स्लेज ये डायग्राम के द्वारा। इसके अलावा स्लेज पर प्रश्न आ चुका है, तो अब की बार हार्पून क्या है, उमियाट क्या है, या कयाट क्या है, या इंग्लू क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये जो प्रश्न है बेसिकली ये प्रश्न पिछले चैप्टर में से कौन सा प्रश्न कहां से उठता है, उनमें यदि हम पिछले 4-5 साल के पेपर का यदि डिस्कस करें तो निश्चित रूप से इसके अंदर यानी आकलन हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग एक स्मार्ट स्टडी हमें करनी है। तो यहाँ हमने देखा कि अब की बार हार्पून, उमियाट, कयाट या इंग्लू क्या है, इस पर इंपॉर्टेंट पर्सन बनने की चांसेस हैं। फिर हम बात करें मानवता के विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो ये वर्तमान परिदृश्य के अंदर भी ये कथन सार्थक होता है कि मानवता के विभाजन, मानवीय मूल्यों के जो विभाजन के कारण जो समाज जाति वर्ग विशेष में बंट गया है उसके बारे में, यानी ये अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम इस ज्योग्राफिकल वेव से देखेंगे, इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हम देखें तो इसके अंदर पूछ लिया आदर्श जनसंख्या क्या है, या इसको ही कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। देखिए यहाँ आदर्श जनसंख्या दे दिया और यहाँ दे दिया यानी आदर्श जनसंख्या क्या है, ये प्रश्न भी 2019 में भी आया है, 2020 के अंदर भी आया है। तो इसके अंदर नेक्स्ट इसी के अंदर यदि प्रश्न बनेगा कि अल्पत जनसंख्या से क्या तात्पर्य है या जनाधिक्य क्या है, ये प्रश्न भी इसके अंदर पूछा, जनाधिक्य की समस्याएं क्या है। तो अब की बार इसके अंदर पूछ सकते हैं कि जनाधिक्य से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य, तो उस प्रश्न पर भी हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। यहाँ इसने पूछ लिया जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी जनसंख्या विश्व के अंदर अलग अलग देशों की अलग अलग जनसंख्या पॉलिसी होती है। जैसे भारत में जनसंख्या की जो थोड़ी रफ्तार है उसको कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नीति, यूरोपीय देशों के अंदर जाएं वहां जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर हो रही है तो वहां जनसंख्या को बढ़ाने के स्तर पर है, तो इसके अंदर जनसंख्या नीति भारत क्षेत्र में इसका हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ यानी प्रश्न पूछ लिया जनाधिक्य की समस्याएं, जनसंख्या जो बढ़ रही है तो सीधी सी बात है हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है उस पर दबाव पड़ेगा, साइबर अपराध जैसी जो घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से इसके कारण बढ़ेगी, भ्रष्टाचार है जैसी कई समस्याएं, उन समस्याओं पर भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करें तो यहाँ इसके अंदर क्वेश्चन 9 के अंदर पूछ लिया भोजन एकत्रीकरण पर टिप्पणी लिखिए, यानी जो आर्थिक प्राथमिक व्यवसाय है भोजन एकत्रीकरण उसको कौन कौन सी जातियां करती है, कहाँ कैसे करती है, उस पर भी हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखें तो इसके अंदर पूछ लिया आंतरिक शाखांतरण क्या है, यानी जिसको अंतर्देशीय शाखांतरण के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है। तो इस आंतरिक शाखांतरण पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 2019 में आ गया है तो अब की बार चांसेस है कि इसमें आए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रवासन क्या है, यानी अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन क्या है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे देश में जब लोग जाएंगे और अपने रोजगार के लिए विभिन्न कारकों की वजह से वो तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासन है, उस पर भी हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा को समझेंगे। तो देखिए किसी समय एक ही टॉपिक से कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे हम बात करें संभववाद पूछ लिया, इसी में रुको और जाओ निश्चयवाद यानी प्रश्न इसके अंदर यानी पूछ लिया, तो कई बार एक टॉपिक में से 2-3 प्रश्न बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। तो चलो अपने शुरुआत करते हैं। पहले एग्जाम 2019 का जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग 2021 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो प्रथम देखते हैं संभववाद क्या है, पॉसिबिलिज्म क्या है, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए संभववाद की विचारधारा एक प्रकार की विचारधारा जो मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों
पर आधारित ये विचारधारा है पहली बात तो इस विचारधारा का जन्म है यदि हम बात करें तो फ्रांस के अंदर हुआ। फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास। कौन? विडाल डी लाप्लास। तो संभववादी विचारधारा के जनक कौन है? फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास, पहली बात तो। दूसरा देखें तो ये विचारधारा है क्या? तो मानव पर्यावरण अंतर संबंध को व्यक्त करने वाली एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार क्या है कि पर्यावरण कठपुतली नहीं है और मनुष्य उसका क्या है? दास नहीं है। मनुष्य प्रकृति से प्रभावित होता है और वह अपनी बुद्धि बल के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार यानी पर्यावरण से संबंधित तीन विचारधाराएं निश्चयवाद, संभववाद विचारधारा आती है और तीसरी देखें तो नव निश्चयवाद, जिसको रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा है। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये निश्चयवाद है, प्रकृति को सर्वोपरि मानती है, प्रकृति के ये कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य को कंट्रोल करती है, मनुष्य प्रकृति जैसा चाहे मनुष्य को उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। यानी मनुष्य की इसमें किसी प्रकार की यानी ज्यादा क्रियाशीलता इस विचारधारा में नहीं दिखाई है, लेकिन चूंकि मनुष्य की प्रकृति में परिवर्तन करता है और उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करता है, तो ये विचारधारा निश्चयवादी है। और निश्चयवादी के बाद तो नेक्स्ट विचारधारा है संभववाद, जिसमें संभावनाएं व्यक्त करती है कि प्रकृति मनुष्य को संभावनाएं देती है। मनुष्य अपने विवेक, तकनीकी कौशल के माध्यम से उन संभावनाओं का क्या करता है? उपयोग करता है अपने बुद्धि बल के द्वारा, और इस प्रकार यानी वो अपनी कुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता है और कुछ उसमें परिवर्तन भी करता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि संभववादी विचारधारा के जो जनक है या इस विचारधारा के जो प्रतिपादक है वो यानी फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास थे। उन्होंने ये विचारधारा मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों को व्यक्त करने वाली एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार पर्यावरण कठपुतली है और उसका यानी दास नहीं है। अगर मनुष्य प्रकृति को प्रभावित होता है तो वह अपनी बल और कुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो सीधी सी बात है, ये न तो प्रकृति को ज्यादा हावी मानता है और न ही यानी मनुष्य को। तो उनके दोनों के आपस में अंतर संबंध की एक विचारधारा है जिसमें कई जगह प्रकृति ज्यादा हावी है, कई जगह मानव। तो एक मध्य मार्गी विचारधारा है संभववाद, जिसके जनक विडाल डी लाप्लास है। तो व्यक्त यानी मानव पर्यावरण को संबंधों को व्यक्त करने वाली एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार पर्यावरण कठपुतली नहीं है, न ही मनुष्य उसका दास। मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है तो प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है। जैसे वर्तमान में कोरोना ने मनुष्य को यानी याद दिला दिया कि उनकी भी एक सीमा है और उस सीमा से यदि आप आगे बढ़ेगो तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। तो ये जो विचारधारा है मध्य मार्गी विचारधारा है जिसके जनक विडाल डी लाप्लास है। अब दूसरे प्रश्न पर हम डिस्कस करते हैं कि मानव भूगोल की शाखाओं के नाम बताइए। मानव भूगोल जिसमें यानी मनुष्य की सर्वोत्तम भूमिका होती है। मनुष्य अपने विवेक, तकनीक, कौशल के माध्यम से यानी विभिन्न प्रकार के संसाधनों का क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हुए कई यानी मानव भूगोल की कई शाखाओं को जन्म दिया है। और वो धर्म शाखाएं कौन कौन सी है? यानी हम क्षेत्र विशेष के राजनीतिक परिस्थिति का जिस भूगोल में अध्ययन करेंगे वो भूगोल आ जाएगा राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल यानी एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की यानी राज्य की संकल्पना उसमें की गई है। एक कल्याणकारी राज्य क्या है उसकी यानी सीमाओं का निर्धारण किया गया है, वो भी एक भूगोल का पार्ट है। तो मानव भूगोल की प्रथम शाखा यानी एक शाखा है कौन सी? राजनीतिक भूगोल। दूसरा यदि हम बात करते हैं यानी किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे वो भूगोल आ जाएगा आर्थिक भूगोल, इसके अंदर आ जाएगा।
जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का यदि विश्लेषण करते हैं तो वो भूगोल कौन सा आ जाता है, जनसंख्या भूगोल। जैसे भारत के अंदर जनाधिपत्य की समस्या कब रही, 1951 से 1981 की जो स्थिति थी, जनसंख्या विस्फोट की थी, तो उसमें अध्ययन किसने किया, मानव भूगोल की शाखा है अलग से जनसंख्या भूगोल, उसमें करते हैं। इसी प्रकार यानी क्षेत्र विशेष की विविधताओं के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अधिवास पाए जाते हैं और अधिवास भूगोल के अंदर उसका अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल की एक अन्य शाखा कौन सी होगी, आदिवास भूगोल होगी। ऐतिहासिक घटनाओं का जब अध्ययन करते हैं तो वो भूगोल हो जाएगा ऐतिहासिक भूगोल के अंदर आ जाता है। इसके अलावा सामाजिक घटनाओं और समाज में हो रहे परिवर्तनशील घटनाओं का जो अध्ययन जिस भूगोल में हम करते हैं वो जो भूगोल आ जाएगा सामाजिक भूगोल आ जाएगा, जिसमें सामाजिक ताने बाने का अध्ययन उसके अंदर किया जाता है। क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसा परिवर्तन हो रहा है, वो जो भूगोल का विषय है वो है सामाजिक भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपराएं और उसको जो विभिन्न प्रकार की जनजातियों ने प्रभावित किया है, जैसे भारत में अनेक जाति आए, मुगल आए, हूण आए, तुर्क आए, खलेज आए, यानी विभिन्न प्रकार की जाति आई और भारतीय संस्कृति में समाहित हो गई। तभी तो भारतीय संस्कृति को वसुधैव कुटुंबकम की भावना सर्वोपरि मानी जाती है और विश्व कल्याण के तदर्थ के रूप में भी देखा जाता है। तो एक भूगोल की शाखा कौन सी है, सांस्कृतिक भूगोल भी क्या है, मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में प्रकट होती है। तो इस प्रकार मानव भूगोल की शाखा में रखने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें हम राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे, राजनीतिक जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, वो एक अलग भूगोल की शाखा है जनसंख्या भूगोल। अधिवासों का अध्ययन करेंगे, अधिवास भूगोल आ जाएगा। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे, ऐतिहासिक भूगोल आ जाएगा। सामाजिक घटनाओं का या समाज में हो रहे जो परिवर्तनों का जो अध्ययन करेंगे, सामाजिक भूगोल आ जाएगा। और सांस्कृतिक घटना है, चाहे वो पीछे ऋग्वेदिक काल में हो या उसके बाद के जो काल आए उसमें क्या क्या परिवर्तन आया और उसमें वो किस प्रकार भूगोल को प्रभावित किया, उसका जो अध्ययन करेंगे वो आ जाएगा सांस्कृतिक भूगोल के अंदर, उसका अध्ययन करेंगे। तो मानव भूगोल की शाखाओं के अंदर यानी किसी एक पर्टिकुलर शाखा के बारे में पूछ लिया जा सकता है। जनसंख्या भूगोल क्या है, तो सीधी सी बात है, जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण क्षेत्र विशेष और विभिन्न प्रादेशिक भागों के अंदर जनसंख्या की कहाँ अनुकूलतम जनसंख्या है, कहाँ जनाधिपत्य की स्थिति है, कहाँ न्यूनतम जनसंख्या है, कहाँ यानी विकास की क्या प्रोसेस है, उन सभी का जो अध्ययन करेंगे वो जनसंख्या भूगोल आ जाएगा। तो यानी पर्टिकुलर इसके अंदर किसी शाखा के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वो भी 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें बनता है। अब तीसरी विषयाधार आता है रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद की जो संकल्पना है ये किसकी है, ये यदि हम बात करें तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। तो रुको और जाओ निश्चयवाद भी कह दो या इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं नव निश्चयवाद भी कहते हैं, और इसी जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं आधुनिक निश्चयवाद की विचारधारा कहते हैं। और ये विचारधारा भी मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंधों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तीसरा कॉन्सेप्ट है निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद की संकल्पना है। तो नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने यानी इस कॉन्सेप्ट को दिया, कौन सा, जिसको रुको और जाओ निश्चयवाद या नव निश्चयवाद या इसी को कहते हैं आधुनिक निश्चयवाद की विचारधारा कहते हैं, जिसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। इस विचारधारा में क्या है कि पर्यावरण जो है हमारा, पर्यावरण का नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाना और उनके विकास की संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार ग्रिफिथ जो टेलर महोदय हैं उन्होंने मनुष्य की तुलना यानी चौराहे पर खड़े एक ट्रैफिक पुलिस से की है कि ट्रैफिक पुलिस जिस प्रकार मनुष्य प्रकृति की घटनाओं में तेज व धीमा तो कर सकता है लेकिन प्राकृतिक घटनाओं को रोक नहीं सकता। इसका एक उत्तम उदाहरण वर्तमान में जो चल रहा कोरोना महामारी है। कोरोना को हमने कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन
जो यानी हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चक्रवात हो, सुनामी भी आई, भूस्खलन की क्रियाएं आई, वो जो घटनाएं आई उसमें मनुष्य का हालांकि योगदान है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद है वो एक यानी ऐसी विचारधारा है जिसमें हम सतत पोषणीय विकास पर बल देते हैं। तो रुको जाओ निश्चयवाद का कॉन्सेप्ट है जिसको नव निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसका प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसका प्रतिपादन है वो किया। ये जो विचारधारा, इस विचारधारा में क्या है, पर्यावरण का नुकसान बिना समस्याओं को सुलझाना और विकास की संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया जाता है। यानी इसके अंदर सतत पोषणीय विकास, भावी पीढ़ी के साधनों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। तो इस विचारधारा में आगे ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा है कि मनुष्य की तुलना ग्रिफिथ टेलर महोदय ने क्या कर दी कि चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के समान कर दी। ट्रैफिक पुलिस है वो जब लाल बत्ती आती है तो रोकने का आदेश देता है और जब हरी बत्ती आती है तो जाने का आदेश देता है। तो उसी प्रकार जो ये मनुष्य यानी जो प्रकृति, मनुष्य प्रकृति की घटनाओं को यानी तेज कर सकता है, धीमा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं प्राकृतिक घटनाओं को बिल्कुल रोक सकता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है रुको और जाओ निश्चयवाद, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं यानी नव निश्चयवाद, और यही कॉन्सेप्ट है आधुनिक निश्चयवाद की विचारधारा है। तो इसके अंदर देखिए न तो प्रकृति पर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता। तो दोनों के बीच एक सामंजस्य का जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया नव निश्चयवाद, जिसको आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। तो नए प्रकृति का मनुष्य पर क्या है, पूर्ण नियंत्रण है, नए मानव प्रकृति का विजेता। दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन है उसका सामंजस्य है। लेकिन पिछले विज्ञान तकनीकी युग में मनुष्य ने यानी प्रकृति के साथ यानी क्या किया, अनैतिक तरीके से वनों का अंधाधुंध दोहन किया, खनिज संसाधनों का दोहन किया और विभिन्न प्रकार के जो हमारे पर्यावरणीय घटक हैं उनका अप्रत्याशित रूप से विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग किया, जिसका हम नकारात्मक परिणाम वर्तमान परिदृश्य के अंदर देख रहे हैं। चाहे वो मनुष्य के व्यवहार में हो या विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग हो या जो हमारा जलवायु का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, यानी ऐसा में ओलावृष्टि जो आ रही है, कहीं न कहीं मनुष्य का एक यानी प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ का उदाहरण देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है मित्रता से उपयोग करें, चयनात्मक उसका उपयोग करें। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है यानी कॉन्सेप्ट रुको और जाओ निश्चयवाद। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं मानव की प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी है, यानी मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो उसके अंदर यदि हम देखें तो इसके अंदर कई प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप आते हैं। यानी मनुष्य आदिम तरीके से यानी जो कार्य करता है, चाहे वो क्या है, आदिम क्षेत्र के अंदर जनजातियां हैं, आखेटन का कार्य करती है या वहां पर यानी संग्रहण का कार्य करती है या मछली समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कार्य करती है या पशुचारण का कार्य करती है, लकड़ी काटना हो या आदिम तरीके से खनन हो या जो आदिम यानी स्थानांतरित जो कृषि है वो भी प्रमुख रूप से क्या है इस प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर प्रमुख रूप से आता है। विश्व में अनेक जनजातियां हैं, चाहे पिग्मी हो, एस्किमो हो, बुशमैन हो या भारत में देखिए गोंड है, संथाल है, भील है, ग्रासिया, इनकी अलग अलग अपनी संस्कृति और जो जनजातियां अपने आदिम तरीके से, हालांकि इसमें वर्तमान में परिवर्तन आया है लेकिन अब भी ये कुछ दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में आदिम तरीके से आखेटन का कार्य करते हैं या इसके अंदर मछली पकड़ने का, पशुचारण का, लकड़ी काटने का या आदिम खनन का जो कार्य करते हैं वो व्यवसाय कहलाता है, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है। और प्राथमिक क्रियाकलाप में जो लगे हुए श्रमिक हैं उसको कहा जाता है रेड कॉलर श्रमिक, रेड कॉलर श्रमिक। तो रटने की आवश्यकता नहीं,
थोड़ा सा इमेज एक काल्पनिकता बनाए कि आज यानी मनुष्य प्रारंभ में आदिम तरीके से रहता। आज से 10,000 पहले 10,000 वर्ष पूर्व यदि देखें तो मानव आदिम जनजाति था और अपनी सीमित आवश्यकताएं थी। उन सीमित आवश्यकताओं को कंदमूल, फल, आखिर तक संग्रहण, मछली पकड़ने, पशु चारण, लकड़ी काटने, खनन के द्वारा पूर्ति करता था। उसमें मानव और प्रकृति के साथ धनात्मक संबंध था और मनुष्य प्रकृति को सर्वोपरि मानता था। और ये हमें ऋग्वेद के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे आयने ग्रंथ लिखे गए वनों के नीचे, वो संस्कृति या उससे पूर्व की जो घटनाएं हैं वो इसके अंदर हमें शामिल करते हैं। तो ये आ जाता है मानव की आर्थिक क्रियाकलाप। इसके बाद हम बात करते हैं जैविक कृषि क्या है। जैविक कृषि से इसके अंदर क्या तात्पर्य, जैविक कृषि की वर्तमान में क्यों आवश्यकता है। तो जैविक कृषि वह कृषि है जो क्या है, कृत्रिम उर्वरकों व कृत्रिम कीटनाशकों का प्रयोग न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, यानी बहुत ही कम उपयोग किया जाता है तथा कृषि भूमि में उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाता है, फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है, या हरी खाद का उपयोग किया जाता है, या वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है, या नीम नेपिता खाद का प्रयोग किया जाता है, या यानी केंचुए के द्वारा निर्मित खाद का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी जो यानी जो कृषि है जिसमें यानी जैविक तो यानी उर्वरकों का जैविक मुख्य रूप से क्या है, खाद का उपयोग किया जाता है और उसी प्रकार से यानी पेस्टिसाइड और उसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो भारत का जो केरल यानी सिक्किम राज्य है पूर्णतः जैविक करने वाला जो राज्य का दर्जा 2015 में दे दिया गया। राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है वो भी पूर्णतः जैविक करने वाला राजस्थान का प्रथम जिला है। तो देखिए वर्तमान परिदृश्य में देखें तो यानी मनुष्य यानी अधिक से अधिक यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड या केमिकल्स पदार्थ डालता है जिसका यानी उपयोग करने से मनुष्य पर, जीव जंतु पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमें यानी कृषि के अंदर पैदावार को बढ़ाना है, टिकाऊ विकास करना है, कृषि को यानी एक मूल्य वर्धित करना है, तो उसे हमें जैविक कृषि की तरफ लौटना होगा। और जैविक कृषि वर्तमान के लिए यानी बहुत एक कारगर उपाय के रूप में उभर रही है। इसलिए जैविक उत्पादों का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास भी हो रहा है और इसकी तरफ हमें आगे भी बढ़ना होगा। तो रटने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा इसको यानी समझना है कि जैविक खेती कृषि की वह विधि है जिसमें बेसिकली कृत्रिम उर्वरकों और कृत्रिम कीटनाशकों के प्रयोग का न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा भूमि को, चूंकि ये नहीं कह रहे कि भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बनेगी, तो उसमें उर्वरा शक्ति बनाने के लिए फसल चक्र पद्धति को अपनाया जाता है, हरी खाद का उपयोग किया जाता है, या वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है, नीम नेपिता खाद का प्रयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की यानी संगठन क्षमता मजबूत हो, मिट्टी में यानी विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व है वो एक सतत रूप से बने रहे, पृथ्वी में जीवांश की मात्रा बनी रहे। तो वो जो कृषि है वो जैविक कृषि है। तो मैंने बता दिया भारत का सिक्किम राज्य और राजस्थान का डूंगरपुर राज्य पूर्णतः जैविक करने वाला राज्य है। तो अपने भी आसपास में चांदकोटी के अंदर जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार के यानी प्रोत्साहन कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को यानी मृदा की जांच की जा रही है, जैविक खेती, जैविक उर्वरकों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो ये अपने क्षेत्र के लिए यानी अनुकूल परिस्थितियां, धीरे धीरे लोग जैविक खेती के प्रति यानी आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से किसान की आय भी बढ़ेगी और इस समस्या से निजात भी मिलेगा। तो ये आगे जैविक खेती। अब आते हैं विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य, यानी किसी कच्चे सामग्री का उपयोग करके उनके गुणों, उसके स्वरूप में परिवर्तन करने की जो नवीन वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है, जिसमें यानी आर्थिक विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है, जिसमें यदि जैसे गेहूं है, आटा बना दिया, मैदा बना दिया, या विभिन्न प्रकार के गौण उत्पाद जैसे कच्चा लोहा, लोहे से बना दिया, विभिन्न लोहे की वस्तु बना दी, कच्चा माल सूती वस्त्र, कपास है, कपास से विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्र का निर्माण का कार्य कर दिया। तो वे उद्योग यानी कच्चे माल को
उपयोग में करते, उसके गुण, उसकी मात्रा, उसकी यानी गुणवत्ता में सुधार कर देते हैं, तो वो उद्योग क्या कहलाते हैं, विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। तो रटने की आवश्यकता नहीं, किसी कच्ची सामग्री का उपयोग करके उसके गुणों व उनके स्वरूप में परिवर्तन कर नवीन वस्तु और नवीन सेवाओं को उत्पादन करने वाली जो आर्थिक क्रिया है उसको ही क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो विनिर्माण उद्योग के अंदर जैसे कपास से वस्त्र निर्माण बनाए जाते हैं, लोहे से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों को परिशोधित कर उसमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो ऐसी जो क्रिया है वो विनिर्माण उद्योग के अंदर प्रमुख रूप से आती है। तो ये हो गया विनिर्माण उद्योग। अब देखिए एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और एक चिंतन का भी। सातवां प्रश्न वर्तमान परिदृश्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानवता के विभाजन से आप क्या समझते हैं? यानी मानवता या मानवीय मूल्यों के विभाजन, मानवता के विभाजन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए जातीय समूह मनुष्य का ऐसा समूह होता है जिसमें क्या है, सदस्य किसी वास्तविक या काल्पनिक साझी परंपरा के माध्यम से यानी अपने आप को एक नस्ल, एक जाति, एक वंश का मानते हैं। ये जातियों को मानव समूह क्या करता है, अंतर्निहित गुण मानने लगता है और इसके एक विशिष्ट प्रभाव से यानी अंतर समूह की क्रिया उत्पन्न होती है और उसको ही क्या कहा जाता है, यानी मानवता विभाजन कहा जाता है। तो यानी सीधी सी बात है कि यानी किसी जाति विशेष के आधार पर अपने आप को उत्कृष्ट मानना, चाहे वो किसी जाति का हो, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये अपना एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में। चाहे आपने देखे कई प्रकार की जनजातियां, जैसे ग्रिफिथ टेलर ने भी कई प्रकार की जनजातियों में प्रोटो आर्य है या कई भागों में निग्रिटो है, कई भागों में बांटा है। तो यानी इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, मानवता के विभाजन यानी मानवीय मूल्यों का ह्रास किसके कारण, एक जाति विशेष में बढ़ने के कारण या अपने आप को अहम की दृष्टि से देखने के कारण, या इसके अंदर मैं जो कहूं कि इसके अंदर यानी हम वर्तमान परिदृश्य में या वर्तमान की जो क्रियाकलाप के अंदर तकनीकी युग के अंदर ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती। हाँ, हमारी परंपरागत संस्कृति रही है, हमारे यानी संत महात्मा हुए, विवेकानंद जैसे यानी महान पुरुष योगी जिन्होंने विश्व को एक दिशा दी, उन्होंने एक यानी दिशा दी है। लेकिन किसी जाति विशेष के आधार पर यदि हम मानवीय मूल्यों को बांटने का कार्य करते हैं तो न केवल वो संपूर्ण जाति के लिए यानी विनाश का कारक होता है। तो हमारा यानी एक सिंपल सा फंडा है कि मानवीय मूल्यों को जीवित रखने के लिए हमें सभी को यानी मनुष्य ने सभी को बनाया है, एक ही रंग है, एक ही मुख्य रूप से रक्त संचालित होता है, लगभग दीर्घ समान है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग जाति में बटे हैं और जाति के आधार पर आंतरिक कलह को न्योता देते हैं। जैसे मानवीय मूल्यों, मानवीय संस्कृति का क्या होता है, विनाश होता है। तो हम ज्योग्राफिकल दृष्टि से रटने की आवश्यकता नहीं कि जाति समूह मनुष्य का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सदस्यों की वास्तविक काल्पनिक साझी वंश या परंपरा के माध्यम से अपने आप को एक नस्ल के वंश मानते हैं। वे जाति को मानव समूह के अंतर्निहित गुणों की बजाय एक विशिष्ट प्रकार के अंतर समूह क्रिया का उत्पाद मानते हैं। तो ये है बेसिकली क्या, मानवता के विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो मानवता विभाजन से तात्पर्य यानी जाति वंश के आधार पर जातियों का बांटना। और वर्तमान राजनीति में ये घटनाएं देखने को मिल रही है कि जाति के आधार पर बांटो और वोट बैंक की राजनीति अपनाओ। ये चीजें हैं हमारे समाज, हमारी संस्कृति, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उस पर एक कुठाराघात करती है ये जातियां। तो इसलिए जो ये जाति के आधार पर आरक्षण है ये भी मैं गलत मानता हूं। हालांकि ये अलग कॉन्सेप्ट है कि
निम्न वर्ग को ऊपर उठाने के लिए ये चीजें यदि संविधान में लागू की गई तो सोच समझ के किया होगा, लेकिन फिर भी यदि जाति के आधार पर किसी को हे करना, किसी को यानी अच्छा माना मनुष्य की गुण है। मनुष्य अपने यानी पहले था ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में कर्म प्रधान था समाज, धीरे धीरे जाति में बढ़ गया, जो कहीं न कहीं अपने लिए एक यानी पतन का कारण भी है। तो ये हो गया मानव का विभाजन, तो इसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने मानव भूगोल का एक कॉन्सेप्ट है। मानव का विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें कोई ये काल्पनिकता नहीं है कि सर ने ऐसे ही इसको विभाजित कर दिया। तो इसमें देखिए ये पर्सन इसके अंदर दिया हुआ है, यानी पर्सन नंबर 7 मानव का विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो ये मानव भूगोल 2019 के अंदर पेपर आया हुआ है, तो अदरवाइज लेने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जनसंख्या की समस्याएं क्या है? जनसंख्या की समस्याएं, पहली बात तो मानव संसाधन है। यानी जनसंख्या समस्या कब बनती है? जब वहां के प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, जिससे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, या इसके अंदर यूं कहें कि जहां प्राकृतिक संसाधन है पर अत्यधिक दबाव है, या कम जनसंख्या। तो जनाब देखिए कि कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो नंबर 1 समस्या तो क्या है? जो हमारी जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो अधिक होगी तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर दबाव बढ़ेगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, यानी धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा। तो नंबर 1 बड़ी समस्या की है कि प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन से यानी प्राकृतिक संसाधनों में कमी इसके अंदर आएगी। दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या का कारण यदि हम देखें तो साइबर अपराध। तो साइबर अपराध जैसे जैसे जनसंख्या के अंदर जनाधिपत्य की समस्या होगी, बेरोजगारी की समस्या भी इसके अंदर निश्चित रूप से होगी, तो यानी साइबर अपराध की घटनाएं धीरे धीरे बढ़ेगी, जो न केवल समाज के लिए यानी एक पतन का कारण भी इसके अंदर निश्चित रूप से बनेगी। तो जनाधिपत्य से निर्धनता भी सीधी सी बात है, गरीबी आएगी और सामाजिक निम्न जीवन स्तर होगा, लोगों की आय है वो बेसिकली कम होगी, भूखमरी है वो प्रमुख रूप से फैलेगी, इसकी वजह से गरीबी फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर क्या आ जाएगा, अभाव मिलेगा, भ्रष्टाचार से ऐसी घटनाएं बढ़ेगी, साइबर अपराध है या मिलावटखोरी जैसी कई प्रकार की समस्याएं किसके कारण, जनाधिपत्य की समस्या के कारण होगी। देश का जो आर्थिक विकास का जो स्तर है वो यानी कम होगा, सतत पोषणीय विकास के कॉन्सेप्ट है उस पर ठुकराघात होगा। तो कई प्रकार की समस्याएं इसकी वजह से, जनाधिपत्य की वजह से देखने को मिलेगी। तो ये तो क्या कौन सा, जनाधिपत्य की समस्याएं। अब हम बात करते हैं तो इसमें यानी कम जनसंख्या हो यानी अल्प जनसंख्या पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर यानी प्राकृतिक संसाधनों या वहां के जो मानवीय और आर्थिक संसाधन उसकी तुलना में जनसंख्या कम है, उसका उपभोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्प जनसंख्या या न्यूनतम जनसंख्या का कॉन्सेप्ट है वो माना जाता है। तो जनाधिपत्य और अल्प जनसंख्या दोनों ही क्या है, एक जनसंख्या से संबंधित यानी विघटनात्मक कारक हैं। तो ये आ गया यानी कौन सा, आदर्श जनसंख्या। अब बात करते हैं आदर्श जनसंख्या क्या है। तो आइडियल जनसंख्या किसे कहेंगे? तो आदर्श जनसंख्या को क्या कहते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ आदर्श जनसंख्या, यहाँ आदर्श, इस प्रश्न 2 बार यानी रिपीट हुआ, 19 में भी आया, 2020 के एग्जाम में भी ये प्रश्न है वो पूछा गया। तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे बड़े प्रश्न में पूछा जा सकता है अनुकूलतम जनसंख्या है क्या, तो रटने की आवश्यकता नहीं। जब किसी प्रदेश विशेष के अंदर प्रदेश में स्थित कुल जनसंख्या व उस क्षेत्र विशेष में जो उपलब्ध कुछ कुल आर्थिक व सामाजिक संसाधनों का उचित उपयोग को ही अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अर्थात इसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र विशेष में स्थित जो कुल जनसंख्या का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पूर्ण विकसित करके यानी
उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें या उच्चतम जीवन स्तर का निर्माण करें। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो आदर्श जनसंख्या या अनुकूलतम जनसंख्या है। तो आदर्श जनसंख्या संसाधनों का चयनात्मक उपयोग करते हुए, सतत पोषणीय उपयोग करते हुए, यानी ऐसा है न तो जनसंख्या ज्यादा और न प्राकृतिक संसाधनों का पूर्णतः उपभोग न हो, तो दोनों का मिश्रित रूप है वो अनुकूलतम जनसंख्या है। तो रटने की आवश्यकता नहीं। अनुकूलतम जनसंख्या आदर्श जनसंख्या एक ही है जब किसी प्रदेश विशेष के अंदर यानी स्थित कुल जनसंख्या उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध कुल आर्थिक सामाजिक संसाधनों के उचित उपयोग को ही अनुकूलतम जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं यानी जैसे कलाडा है, इस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या अनुकूलतम है, जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम है। हालांकि यहाँ उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अतिदोहन प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो आदर्श जनसंख्या या जनाधिक्य या जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो यहाँ जैसे जनसंख्या नीति, जनसंख्या को कंट्रोल करने या जनसंख्या से संबंधित नीतियां बनाई जाती है। अलग अलग देश अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाता है, तो वो भी इसके अंदर शामिल करते हैं। तो इसके बाद यानी हम बात करेंगे नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की, आंतरिक शाखांतरण क्या है या अंतरराष्ट्रीय प्रवर्सन क्या है? तो आंतरिक प्रवर्सन जब किसी प्रदेश विशेष में क्या हो, यानी किसी देश में या प्रदेश के आंतरिक भागों के अंदर विभिन्न प्रकार के यानी कार्यों के लिए, विभिन्न प्रकार के रोजगार कार्यों के लिए यदि व्यक्ति परिस्थान करता है या कहा जहां यानी अनुकूल साधन नहीं है, कम सैलरी मिल रही है, अधिक सैलरी के लिए दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापन करता है। जैसे मैं हनुमानगढ़ से यहाँ प्रतिस्थापित होके आया, तो क्योंकि यहाँ मेरे को सुविधा अच्छी लगी, तो उसके कारण यानी मनुष्य अपने रोजगार की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापन करता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में एक समाज के अंदर विवाह के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लड़की दूसरे स्थान पर जाती है, तो वो भी एक प्रकार क्या है, शाखांतरण है। तो शाखांतरण दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है यानी प्रतिदिन अप डाउन करना, जैसे दिल्ली के आसपास, नोएडा के आसपास दिल्ली में काम करते हैं, शाम को घर पर लौट लेते हैं। एक स्थायी रूप से वहां पर बस से जाना। तो आंतरिक शाखांतरण यानी किसी क्षेत्र विशेष या देश के आंतरिक भाग में विभिन्न राज्यों में आपस में जो शाखांतरण है, या एक जिले से दूसरे जिले के अंदर शाखांतरण की जो प्रक्रिया, एक तहसील से दूसरी तहसील के अंदर शाखांतरण की जो प्रक्रिया है वो शाखांतरण कहलाता है, आंतरिक शाखांतरण के नाम से जाना जाता है। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो क्रिया है वो शाखांतरण कहते हैं। इसको अंतर्देशीय शाखांतरण भी कहते हैं, इसको आंतरिक शाखांतरण के नाम से भी इसको प्रमुख रूप से जाना जाता है। और यह एक देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों के मध्य प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब की बात इंपोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय प्रवर्सन क्या है? यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवर्सन में देखें तो इसके अंदर चाहे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, या हम यूं कह सकते हैं कि भारतीय लोगों को अफ्रीका के अंदर या यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा कुछ क्षेत्र में ले जाया गया, इंग्लैंड के उपनिवेशों के माध्यम से, तो यानी एक शरण के लिए वहां पर शाखांतरण किया। आज भी भारत के यानी लाखों श्रमिक अरब कंट्री में रोजगार पाने के लिए जाते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जब जनसंख्या का क्या हो, शाखांतरण हो, तो वो शाखांतरण क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय शाखांतरण के रूप में जाना जाता है। जैसे कई बार ये अंतरराष्ट्रीय शाखांतरण कई कारणों की वजह से होता है। जैसे 10वीं शताब्दी के अंदर यानी फारसी लोगों का शाखांतरण हुआ, अपने शेखावाटी प्रदेश में भी यहाँ के कई यानी उद्योगपति सेठ साहूकार हुए जिन्होंने यानी पश्चिम बंगाल, कोलकाता है, गुजरात के क्षेत्र में अपने व्यवसाय के लिए शाखांतरण किया। तो वो शाखांतरण क्या कहलाता है, आंतरिक शाखांतरण कहलाता है। वहीं यदि लोग विदेश में जाकर शाखांतरण करते तो वो अंतरराष्ट्रीय शाखांतरण हो जाता। तो यहाँ अपने शेखावाटी के लोग नेपाल में शाखांतरित करके चले गए, वो अंतरराष्ट्रीय शाखांतरण है। या भारत के लोग अरब खंड
कंट्री में जाकर अपने सर्विस करते हैं, काम करते हैं, वो शाखांतर कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय शाखांतर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसके अंदर प्रश्नों को हम यानी तुलनात्मक जब स्टडी करते हैं टॉपिक वाइज, तो उसमें हमें आकलन हो जाता है कि ये प्रश्न इसकी बार असंभव निश्चित रूप से अब की बार क्यों नहीं आएगा। क्यों? पिछले 2 साल से ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो अब की बार निश्चयवाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, या जिसको यानी रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी इस कॉन्सेप्ट को यानी कह सकते हैं, या इसके अंदर निश्चयवाद कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आ सकता है कि प्रकृति सर्वोपरि है और प्रकृति जैसा मनुष्य को चाहिए वैसा यानी एडजस्ट उसको कर सकती है, तो ये कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर प्रमुख रूप से आता है। तो देखिए यहाँ मानव की प्राथमिक क्रियाएं होगी, या हो सकता है द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, या यहाँ विनिर्माण उद्योग कुछ क्या द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप का भाग है, तो इसके अंदर यहाँ मसाई जनजाति कुछ हो सकता है, पिग्मी गौंड संथाल के बारे में पूछा जा सकता है। तो उस प्रकार यानी हम तुलनात्मक स्टडी इसके अंदर प्रमुख रूप से करेंगे। तो आज हमने 2019 का जो प्रश्न है 2021 के एग्जाम के दृष्टि से कौन कौन से मोस्ट प्रश्न है, ये प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं उसका हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें 2020 के जो प्रश्न है जो एग्जाम 2021 में इससे संबंधित कौन से प्रश्न आए हुए, कौन से प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये प्रश्नों में सटीकता जांच की जाती है। तो ये जो क्लास में जो करवाए जा चुके हैं, तो इसी के साथ इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।